Good morning students, welcome back. So today we are going to start our new chapter which is a chapter number 13, which is a circles. Circle मतलब गोल आकार, ठीक है? So we are going to start this chapter. Circle is अगर historically देखें, so circle is the most important shape for the evolution of a human being. इंसानों के इवॉल्व होने के पीछे पहिए का चक्कर का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है. सो सिंस सर्कल इज सो मच इम्पोर्टेंट कि ऐसे भी बोला जाता है कि सर्कल एक ऐसा शेप है जो कुदरत खुद बना दी. फॉर एग्जाम्पल ऑल द प्लैनेट्स यू सी इज अ सर्क्यूलर, है कि नहीं, स्फेरिकल. द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिट फॉर अ मैथमेटिक्स 0 इज सर्क्यूलर. Then पानी की बूंद in a space is a circular. Almost each and everything, if you want to move from one place to another place, you are using wheels, that is circular, है कि नहीं. तो सर्कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि if you are increasing polygons, triangle has a 3 shapes, square has a 4 sides, ठीक है, pentagon has a 5 side, hexagon has a 6 side, heptagon has a 7 side, octagon has a 8 side, nanogon has a 9 side, decagon has a 10 side. And if you are moving, if you are increasing one side, 11, 12, 13, 14, अगर ऐसे ही करते जा रहे हो, so at the last you will get a polygon which is a circle. समझ में आया? जैसे जैसे शेप बढ़ा जाओगे तो बाद में फाइनली तो वो सर्कल ही बनना है. So that is why circle is so much important. So सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत कर रहे हैं कि व्हाट इज अ सर्कल. सो सर्कल, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो. अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. सर्कल एक ऐसी चीज है जो पॉइंट को जोड़ने से बनता है. कैसे पॉइंट्स? whose distance from a fixed point, वो सारे पॉइंट जिसका किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस रिमेन्स सेम, जो एक समान हो. ठीक से समझाओ, फिगर को देखो. ऐसे सारे पॉइंट का समूह जो सेंटर के पॉइंट से एक समान डिस्टेंस पे हो. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मान लो कि पॉइंट नंबर 1 लिया है, ये 1, तो O से 1 तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही O से 2 तक का डिस्टेंस होगा, उतना ही O से 3 तक का डिस्टेंस होगा. जितने भी पॉइंट आप लो, अगर वो सेम डिस्टेंस पे हैं और उन सारे पॉइंट्स को आप अगर जोड़ देते हो तब यू विल फॉर्म अ सर्कल. तब जाके आप एक सर्कल बनाओगे. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं पूरे सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट पसंद करता हूँ, OP, OQ, OR, तो ये तीनों ही पॉइंट सेंटर से समान दूरी पे होंगे. सो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR. और इसी डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस. क्या बोला जाता है? रेडियस. सो फॉर रेडियस यू कैन राइट, सबसे पहले सेंटर पॉइंट की बात करते हैं. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. ऐसा पॉइंट जो हिलता डुलता नहीं है और जिसके सहारे ही हमने सारे पॉइंट ढूंढे हैं, वो सेंटर वाले पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे और उसको हो सके तब तक O नाम से ही डिकोड करेंगे, क्योंकि O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन. तो ज्यादातर सर्कल के सेंटर के नाम O ही दे दो. The fixed distance from the center, इस सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट तक का डिस्टेंस is called the radius of the circle, जिसको हम सर्कल का रेडियस बुलाएंगे. समझ में आया? ठीक है, तो इफ यू विश आप पॉज करो और ये सारी चीजें लिख लो. मैं इसके बाद के कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ. ओके, मूविंग फॉर अ डायामीटर. डायामीटर की बात करते हैं. So what is the diameter? Diameter is a line segment. Line segment मतलब लाइन का एक टुकड़ा passing through, जो पास होगा ही होगा. कहाँ से? The center of the circle, जिसके बारे में हमने बात की, which is a O. लाइन का एक ऐसा टुकड़ा जो सर्कल के सेंटर में से होके गुजरता हो, with its end point lying on the circle, और उसके साथ ही साथ उसके दोनों छोर सर्कल के ऊपर ही हो, ना सर्कल के बाहर ना सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर ही हो. ऐसा लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. इसको हम डायमीटर बोलेंगे.
तो लाइन का एक ऐसा टुकड़ा जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरता हो, साथ ही साथ सर्कल के दोनों छोर पे टच होता हो, ना उसे बाहर ना उसे अंदर, सच सेगमेंट इज नोन एज अ डायमीटर। ऐसे सेगमेंट को हम डायमीटर बोलेंगे। वन मोर थिंग यू नीड टू फोकस। अभी हमने देखा कि सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ आर्क। तो यहाँ पे OA जो है वो रेडियस है r। इन द सिमिलर वे O से B भी तो रेडियस ही है और A से B वाला डायमीटर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AB ये पूरा लाइन का टुकड़ा दो छोटी छोटी लाइन के टुकड़ों के मिलने से बनता है। सो AO प्लस OB इज इक्वल टू AO प्लस OB ऐसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी AB तो हमारा है डायमीटर D, तो उसको भी मैं D लिख देता हूँ। अभी AO इज नथिंग बट रेडियस R, OB इज आल्सो नथिंग बट रेडियस R, R plus R is what? 2R. So D is equal to 2R. उसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल करने से उसकी लेंथ मिल जाती है। अभी आप बोलोगे सर डायमीटर इसको बोल सकते हैं क्या कि मान लो हमने सर्कल बनाया, सेंटर ये है, A यहाँ है, B यहाँ है और ये R है, तो अभी AB को हम डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि डायमीटर का सेंटर से पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा तो उसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। ओके, सो इफ यू विश आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्कमफरेंस। बहुत ही इजी। अच्छा, ये पूरा चैप्टर ही काफी इजी है। सो सिंपल डेफिनेशंस आर देयर, यू नीड टू रिमेंबर एंड फोकस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सो दिस होल चैप्टर इज टोटली इजी। लेट्स स्टार्ट विद सर्कमफरेंस। व्हाट इज सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, आप बोलोगे सर पेरीमीटर तो ट्रायंगल में आता था, स्क्वायर में आता था, पेंटागन में आता था, ये सर्कल का पेरीमीटर कैसे? जस्ट नाउ मैंने जब सर्कल के बारे में हिस्ट्री दे रहा था तभी मैंने बोला कि जब भी पॉलीगन की साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, उसको बढ़ाते जाओ तो वो फाइनली एक सर्कल में बदल जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस। अभी एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज समझना जरूरी है। पेरीमीटर को आप समझोगे कैसे? सपोज इन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर आप खड़े हुए हो, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर आप खड़े हुए हो और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दो जहां से शुरू कर रहे हो एंड गो थ्रू द सर्कल, और सर्कल को घूमो। तो सर्कल को घूमने के बाद जब फिर से आप स्टार्टिंग लाइन पे आ जाओगे तब उस चक्कर को, एक चक्कर को बोला जाता है पेरीमीटर। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, तो जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और सर्कल के पेरीमीटर को ही हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो ये हो गया सर्कमफरेंस। आप बोलोगे सर नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरे वर्ड में बताओ, दूसरी डेफिनेशन बताओ। तो मान लो कि एक सर्कल बना हुआ है और उसको आप कैंची से काट देते हो। क्या करते हो? कैंची से काट देते हो। तो जब आप कैंची को काट दोगे तो आपको एक सीधी लाइन मिल जाएगी, है कि नहीं? इसी सीधी लाइन की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द लाइन, इसी को हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस। तो दूसरा एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री है उसको काट के जो हमने लंबाई तैयार की है, उस लंबाई को भी उसका सर्कमफरेंस बोलेंगे। ठीक है, सो सर्कमफरेंस ज्यादातर होता है, ज्यादातर नहीं, सर्कमफरेंस होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, ये चीज जरूरी है, आप लिख लो, याद करो, 2 पाई r। और डायमीटर हमने इससे पहले सीखा था, उसमें आप लिख सकते हो D इज इक्वल टू 2r, वो तो लिखा ही होगा। सर्कमफरेंस का लिख दो 2 पाई r। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख लो, हम आगे के टॉपिक पे जाते हैं। चलो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफी मजेदार है। कोड किसको कहेंगे?
So a line segment with its end points on a circle is called the chord of the circle. ऐसी लाइन का टुकड़ा जिसके दोनों छोर सर्कल के ऊपर हो, वैसी लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे है तो काफी सिंपल कि भाई ऐसी लाइन जिसके दोनों छोर सर्कल के ऊपर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। हाँ या ना? तो अभी जब हमने डायमीटर सीखा तो इसके दोनों छोर भी तो सर्कल पे ऊपर ही है ना? हाँ है। तो क्या हम इसको भी कॉर्ड बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि डायमीटर के भी दोनों छोर सर्कल के ऊपर ही आते हैं। सो एवरी डायमीटर, कोई भी डायमीटर हो वो डायमीटर कॉर्ड है। यस, बट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर। नहीं, गलत है, क्योंकि ये कॉर्ड तो है बट ये सेंटर में से पास नहीं हो रहा, इसलिए ये कॉर्ड ही रहेगा। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर। हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा। समझ में आया? सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। राइट इट डाउन और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक खुद दूसरा टॉपिक बहुत ही इजी है, इसको तो बच्चा भी बता देगा क्या है क्या है। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। सो देयर आर टू फिगर्स, दोनों फिगर्स में अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। सपोज यू डू हैव अ सर्कल, मान लो कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि है O, जिसको हम सेंटर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि सेंटर पॉइंट लाइज इन विच पार्ट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का सेंटर जो है वो सर्कल के कौन से हिस्से में है, अंदरूनी हिस्से में या बाहरी हिस्से में, इंटीरियर और एक्सटीरियर। सो डेफिनेटली सेंटर ऑलवेज होगा इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल। यस और नो? उसके अलावा मैंने ऐसे ही दो तीन पॉइंट डाल दिए, पॉइंट L, C, N, तो ये सारे सर्कल के अंदर है, सरकमफेरेंस के अंदर है। जो भी हिस्से सरकमफेरेंस के अंदर होंगे, जो भी पॉइंट्स सरकमफेरेंस के अंदर होंगे, उसको हम इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल या इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल कहेंगे। सपोज we do have a point outside the circumference, circumference के बाहर पॉइंट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। बट व्हाट इफ, क्या हो अगर सरकमफेरेंस के ऊपर ही पॉइंट हो A एंड B, तो ऐसे पॉइंट्स को हम सरकमफेरेंस पॉइंट कहेंगे। तो इफ यू कनेक्ट सरकमफेरेंस पॉइंट टू द सेंटर पॉइंट, अगर आप सरकमफेरेंस के आए हुए, सरकमफेरेंस के ऊपर आए हुए पॉइंट और सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करते हो, तो आपको वो रेडियस मिल जाएगा। OA is a radius, OB is a radius। हाँ या ना? वेरी गुड। नाउ यस, ठीक है। नाउ अगर हम पूरे सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल पूरे सर्कल को एक डायमीटर ड्रॉ करके दो हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं, तो तब जो दो हिस्से बन रहे हैं उसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सरकमफेरेंस के साथ जो हिस्सा है, जो पूरा एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। सरकमफेरेंस और उसके साथ ही साथ अंदर वाला हिस्सा, ये पूरा, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। उसी तरीके से सेमी सर्कुलर रीजन यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, ये तो सिर्फ समझने के लिए है, बट स्टिल आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लो। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल का हिस्सा दूसरे वर्ड में बोलो तो उसकी डेफिनेशन देखो। इट्स लाइक अ
रैप सॉन्ग जो होते हैं ना, वैसे अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कल इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल, हो गया ना रैप, पार्ट ऑफ अ सर्कल इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का छोटा हिस्सा, ठीक है, उसको हम आर्क ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। आर्क मतलब हिस्सा, छोटा सा, पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का कोई भी टुकड़ा अगर आप देखो तो उस छोटे टुकड़े को हम आर्क बोलेंगे। तो अगर मैं इसको फिगर में दिखाऊं, सो सपोज यू डू हैव अ सर्कल विद अ सेंटर ऑब्वियसली O, जिसका सेंटर O है, और उस सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर किसी भी जगह पे मैं 2 पॉइंट बना देता हूं A एंड B। तो A से लेकर B तक का जो ये सर्कुलर हिस्सा है, गोलाकार हिस्सा है, उस गोलाकार हिस्से को हम आर्क AB कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये फिगर को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको तुरंत ही क्वेश्चन होगा कि सर ये आर्क A to B ये लेना है या ये वाला लेना है, क्योंकि सर्कुलर रास्ता तो ऊपर से भी जाता है और नीचे से भी जाता है। A to B जाने के लिए ये ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। तो आर्क AB अगर हम लिखे तो ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, कैसे पता चलेगा अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो? वेरी गुड। तो इसी के सहारे 2 और चीजें सर्कल में निकलती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। छोटे रास्ते को माइनर आर्क बोलेंगे, जैसे कि A और B ये छोटा रास्ता दिखाई दे रहा है, सो इट इज माइनर आर्क। और अगर आप बड़ा ले रहे हो, लंबा रास्ता पसंद कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि यू डू हैव अ फिगर, एक फिगर के अंदर मैंने कॉर्ड बना दिया है, कॉर्ड CD। तो अगर आप देखो तो CD कॉर्ड 2 रास्ते बना रहा है, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, है कि नहीं? तो अभी ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का नाम देने के लिए मैं यहाँ पे ना कोई दूसरे नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल O आ गया है CD, तो मैं लिख देता हूँ A और B, है कि नहीं? तो अगर मुझे माइनर आर्क लिखना है तो मुझे डायरेक्शन के हिसाब से CAD लिखना चाहिए। तो माइनर आर्क उसको मैं लिखूंगा कैसे? CAD और उसके ऊपर ना ऐसे चांद, समझ रहे हो? इट इज कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज कर्व्ड। तो ये दिखाता है माइनर आर्क जिन दोनों पॉइंट के बीच में एक एडिशनल पॉइंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन लिया है, ठीक है? तो ये माइनर आर्क CAD। उसी तरीके से अगर मेजर आर्क लेना है तो CBD यू हैव टू राइट, मेजर आर्क CB एंड D और उसके ऊपर ऐसे कर्व। समझ में आया? तो माइनर आर्क यू नो, मेजर आर्क यू नो, एवरीथिंग यू नो अबाउट द आर्क। आर्क के बारे में आपको पता चल गया। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। नाउ आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट पॉइंट। चलो अभी मैथ्स में खाना ढूंढते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे होगी बात पिज्जा की और पिज्जा के शेप की। सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल? सबसे पहले फिगर देख लो, बाद में, क्योंकि ये जो वर्ड है वो थोड़े से आपको डिस्टर्बिंग या कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। सो व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर आपके पास एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है, ठीक है? हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क अभी देखा रिसेंटली। उस माइनर आर्क और मेजर आर्क के जो पॉइंट है उसको आप सेंटर के साथ जोड़ देते हो। यू आर कनेक्टिंग दैट माइनर आर्क पॉइंट्स टू द सेंटर। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास पिज्जा के जैसा स्लाइस एक अलग हो जाता है। आप देख रहे हो AOBP, ऐसा एक स्लाइस अलग हो जाता है, छोटा पिज्जा का टुकड़ा अलग हो जाता है। तो ये जो छोटा पिज्जा का टुकड़ा अलग हो जाता है उसी को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर। और जो बाकी बच जाता है पिज्जा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो माइनर आर्क से बनने वाला सेंटर के साथ वाला हिस्सा, माइनर आर्क की वजह से सेंटर के साथ होने वाला टुकड़ा, दैट इज माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क के सेंटर के साथ बनने वाला टुकड़ा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। समझ में आया? तो इसको लिखना कैसे? डेफिनेशन व्हाट वुड बी?
द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा एनक्लोज्ड जो बंद होता है बाय एन आर्क ऑन अ वन साइड, किसी भी एक साइड की आर्क से, चलो ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ए पी बी वाली आर्क से, और अ पेयर ऑफ टू रेडियस ऑन द अदर टू साइड्स, और बाकी के दो हिस्से एक जोड़ी रेडियस, जोड़ी का मतलब होता है दो रेडियस, ओ ए और ओ बी, तो माइनर आर्क और दो रेडियस के द्वारा बंद किया गया हिस्सा, द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ माइनर आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियस फ्रॉम द सर्कल इज known as the or is called sector। ठीक है, उसको हम सेक्टर बोलेंगे। अगर वो माइनर आर्क से बना है तो माइनर सेक्टर, अगर वो मेजर आर्क से बना है तो मेजर सेक्टर। इन शॉर्ट ये पिज्जा है, पिज्जा का छोटा टुकड़ा माइनर सेक्टर है, पिज्जा का बचा हुआ टुकड़ा दैट इज मेजर सेक्टर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसे कहेंगे? A region in the interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of a circle। सर्कल के अंदर वाला वो हिस्सा जो एक तरफ सेगमेंट से बंद हुआ हो और दूसरी तरफ आर्क से बंद हुआ हो, उस हिस्से को हम सेगमेंट कहेंगे। सर्कल का अंदरूनी वो हिस्सा जिसका एक साइड किसी सेगमेंट से बंद हुआ हो, किसी कॉर्ड से बंद हुआ हो, और दूसरा हिस्सा आर्क से बंद हुआ हो, उसको हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहेंगे। तो इसकी ही मदद से हम सेगमेंट के दो हिस्से कर सकते हैं, छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट। तो इन दोनों को डिफाइन करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मैं बताता हूँ, एन सेगमेंट क्रिएटेड बाय माइनर आर्क इज नोन एज अ माइनर सेगमेंट। रास्ता नंबर 1, अ सेगमेंट क्रिएटेड बाय मेजर आर्क इज नोन एज अ मेजर सेगमेंट। ये पहली डेफिनेशन। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ सेगमेंट विच कंटेन्स सेंटर पॉइंट। ऐसा सेगमेंट जो सेंटर पॉइंट को कवर कर रहा हो, वैसे सेगमेंट को हम मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं, है कि नहीं? और ऐसा सेगमेंट जो सेंटर पॉइंट को इंक्लूड ना कर रहा हो, जिसके बाहर आ रहा हो, वैसे हिस्से को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। सो बोथ डेफिनेशंस आ गए। तो ये सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया। सेक्टर में दो रेडियस थे, जबकि सेगमेंट में कोई भी रेडियस नहीं है, सीधा सेगमेंट और सीधा आर्क। समझ में आ गया? So pause the video and you can write it. Good morning students, welcome back. अभी हमारा यहाँ से I think बाकी था from the concentric circles, secant of a circle and tangent of a circle. Last topic of this chapter. It is also very easy. तो सबसे पहले बात करते हैं what is concentric circle. Concentric circles किसको बोलेंगे? Understand it very carefully. Whenever you draw a circle from the same center, अगर आप एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करते हो, एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करते हो, सच बंच ऑफ सर्कल, वैसे सर्कल का जो गुच्छा होगा, जो बंच होगा, उन सभी सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। कौन मतलब एक ही, सेंटर मतलब सेंटर वाले, एक ही सेंटर वाले बहुत सारे सर्कल्स, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ गया? नाउ सेकंड इज सेकंड ऑफ अ सर्कल। इसको भी अच्छे से समझिए। whenever a line intersects a circle, जब भी कभी कोई लाइन किसी सर्कल को इस तरीके से काटती है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि जिससे दो इंटरसेक्शन पॉइंट बने, उसका मतलब हुआ हमारी लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट में टच हो रही है, तब जाके इस लाइन का नाम सेकेंट ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। सेकेंट इज अ लाइन which intersects a circle
into distinct points. Distinct का मतलब होता है अलग अलग, समझ में आया? So second of a circle is also understandable. Now go for third, which is tangent of a circle. So tangent of a circle is also very easy. Understand first. Whenever a line intersect a circle, जब भी कभी कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि जिससे सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो, there is only one intersection point, then such line is a tangent of a circle. ऐसी लाइन को सर्कल का टेंजेंट कहा जाएगा, और अगर दो लाइन में करती है तो सेकंड कहा जाएगा. वेरी गुड. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वो एडिशनल है, मैं ज्यादा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ. A tangent will always be perpendicular to the radius. जो भी टेंजेंट हमारा होगा वो ऑलवेज रेडियस से परपेंडिकुलर, उसका मतलब हुआ 90 डिग्री बनाएगा. सो दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी देयर फॉर अ सिंगल सर्कल? एक ही सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? उतने ही टेंजेंट हो सकते हैं जितने उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट हो. सर्कमफेरेंस के ऊपर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट. तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट. समझ में आया? तो एक ही सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं. ठीक है. नाउ कितने सेकंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट सेकंड्स हो सकते हैं. उसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं. ठीक है. सो आई होप ये तीनों चीजें इजी हैं समझने के लिए. सो इफ यू विश पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस. किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर और रेडियस मतलब सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट आए, जो भी पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन है दैट वी हैव टू नो. बट बिफोर नोइंग दिस, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ. इट इज फ्रॉम द टाइम व्हेन व्हील इज इन्वेंटेड, और व्हील के बारे में लोग रिसर्च करना शुरू कर दिया था तब. सो देयर वाज अ टाइम वन साइंटिस्ट, अभी उनका नाम नहीं लेते, सिर्फ मैं स्टोरी के ऊपर आपको फोकस करता हूँ. सो उसने क्या किया, ही टुक अ व्हील. ठीक है. उसने क्या किया, एक रस्सी ली और रस्सी से उसने एक सर्कल बना दिया. ओके. नाउ व्हाट ही डिड व्हेन ही मेड अ सर्कल, वो जो लंबाई वाली रस्सी थी उसका नाप उसने ले लिया. सपोज कि वो जो लंबाई थी उसका कोई भी नाप है, मान लो कि 22 सेंटीमीटर नाप है. कितना है? 22. सो सर्कमफेरेंस, मान लो कि इस सर्कल को मैं यहाँ से काट दूँ तो जो रस्सी बन जाती है, मान लो कि वो रस्सी 22 सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर. तो जो भी साइंटिस्ट था उसने उसका गोलाकार बनाया, सर्कल बनाया. एंड आफ्टर ही मेड अ सर्कल ही काउंट डाउन ऑन रेडियस. उसने रेडियस को काउंट किया, सेंटर से लेके बाहर के पेरिफेरल तक जो भी डिस्टेंस था उसने मेजर किया. तो वो डिस्टेंस उसका आ गया 7 सेंटीमीटर. कितना? 7 सेंटीमीटर. सो नाउ व्हाट ही डिड, उसने सोचा कि लेट मी डू कि मैं क्या करता हूँ, सर्कमफेरेंस और रेडियस का प्रपोर्शन निकालना. मतलब जो सर्कमफेरेंस होगा उसको मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और जो रेडियस होगा उसको मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा. और मैं ऐसा अलग अलग सर्कल के लिए करता हूँ, मतलब छोटे सर्कल के लिए भी करता हूँ और बड़े सर्कल के लिए भी करता हूँ. तो सबसे पहले उसने छोटे सर्कल से शुरुआत की. तो छोटे सर्कल के सर्कमफेरेंस और रेडियस का जो प्रोपोर्शन उसने काउंट किया तो वो आ गया 22/7. ठीक है. उसके बाद उसने सर्कल को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया. तो एक्सीडेंटली आप जान के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे भी 22/7 आया. उसने और कोशिशें की, आगे बढ़ता गया, बड़े से बड़ा सर्कल लिया, बट ये वाला नंबर चेंज हुआ ही नहीं. सर्कमफेरेंस और रेडियस का जो फैक्टर है, जो प्रोपोर्शन है, वो सेम ही रहता था चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो.
तो उसको इसने मैजिक नंबर का नाम दिया और यही मैजिक नंबर जाना जाता है पाई के नाम से। किस नाम से? पाई के नाम से। अभी पाई आप बनाओगे कैसे? बी केयरफुल। आप पहले तो टी बना दो, ठीक है, और टी को सूंड दे दो, हाथी की सूंड होती है ना, उसी तरीके से टी को राइट साइड पे सूंड दे दो छोटी सी। तो ये हो गया हमारा पाई। पाई की वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14 है। आप बोलोगे सर 3.14 कैसे? ये डिविजिबल करो, डिवाइड करो, आपको 3.14 मिल जाएगा, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात, 3.14 को अगर आप उल्टा पढ़ते हो तो क्या होता है? 14 and 3, 14 and 3, जिसको कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं 14th मार्च। क्या बोलते हैं? 14th मार्च। 14th मार्च जो है वो इंटरनेशनल पाई डे है। क्या है? इंटरनेशनल पाई डे, 14th मार्च। उसके साथ साथ डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनका बर्थडे है। समझ में आया? वन मोर थिंग, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जो चेयर पे खड़े रहते थे और उनको फिजिकली प्रॉब्लम थी, उनका डेथ डे भी है और वो दोनों सदी के सबसे महान साइंटिस्ट माने जाते हैं। सो इट वाज अ स्टोरी अबाउट पाई कि सरकमफेरेंस को अगर रेडियस से डिवाइड करते हो तो आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्कल लो, उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम ही आएगा। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग फॉर रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरकमफेरेंस। जो हमने रिलेशन देखा वही है। तो अगर हमें पता है कि C और R इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई, ऐसा होता है कि नहीं? तो इसको जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ी तो हमने ऐसे लिखना शुरू किया कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 into पाई into रेडियस। ये बाद में मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है, आपको बस याद करना है। सो सरकमफेरेंस इज नथिंग बट 2 पाई into रेडियस। अभी रेडियस की जगह पे R लिखते हैं, सरकमफेरेंस की जगह पे C लिखते हैं, तो C इज इक्वल टू 2 पाई R। ये हमारा पहला फॉर्मूला है मैथ्स का, इसको याद रखना है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। पर मान लो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें रेडियस नहीं दिया गया, डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करो और रेडियस डाल दो, हो सकता है। और अगर रेडियस दिया गया है, डायमीटर चाहिए, तो इनटू 2 कर दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि D इज इक्वल टू 2R। डायमीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है, तो ऑब्वियसली रेडियस जो होगा वो डायमीटर से आधा होगा, है कि नहीं? ठीक है। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। मान लो हमें R वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायमीटर वाला फॉर्मूला। तो क्या कुछ भी मत करो, R और 2 को एक साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू पाई को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, 2R को मैंने साथ में ले लिया। अभी 2R हमें पता है कि 2R का मतलब होता है डायमीटर, तो यहाँ पे 2R को रिप्लेस करके हमने डाल दिया D, तो C इज इक्वल टू पाई D। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 दोनों सही है। जब आपको रेडियस दिया गया हो तब आप R लीजिए, जब आपको डायमीटर दिया गया हो तब आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला लीजिए, ठीक है। अभी C दिया गया होगा तो R नहीं दिया गया होगा, R दिया गया होगा तो C नहीं दिया गया होगा, ये वाइस वर्सा होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7, ठीक है। जब आगे जाओगे तो 3.14 भी लेनी होगी, बट अभी नाउ पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको माइंड में रखने हैं, याद करने हैं, ओके। तो अगर ये हो गया हो तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझा देता हूँ। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 4, वेरी इजी, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते हैं r, और रेडियस इज गिवन r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर।
नाउ इफ यू वांट टू कैरी अ डायमीटर, तो डायमीटर हमें पता है रेडियस से डबल होगा, इट इज डबल देन रेडियस। सो 2r वी कैन राइट, so 2r की जगह 42 we can write, so it is 84 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने डायमीटर इसलिए निकाला है क्योंकि मैं दोनों तरीके से प्रॉब्लम करवाऊंगा, फर्स्ट फार्मूला से भी और सेकंड फार्मूला से। रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो डायमीटर उससे डबल ही होना है, so 42's double is 84 सेंटीमीटर। डन। फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, इसका सर्कमफरेंस ढूंढिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज द रेडियस वाला फार्मूला, सो सर्कमफरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई r, है कि नहीं। नाउ 2 इज एज इट इज, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया ऑलवेज यू हैव टू 22/7 and radius is given as 42 centimeter, 42 centimeter। now if you see it carefully, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। 7 के टेबल में 42 आता है, 7 6 42, वेरी गुड। सो 7 6 42 हो गया। अभी 22 2 and 6, तो 2 और 6 छोटे नंबर है, इसको बड़ा बना दो, 2 6 12 into 22 सेंटीमीटर। 22 into 12 कर दो, 22 into 12, तो यहाँ पे हमारे वंस प्लेस 2 2 4, 2 2 4, बाद में टेंस प्लेस, तो यहाँ पे सबसे पहले 0, 1 2 2, 1 2 2, एडिशन कर दो, 4 plus 0 is 4, 4 plus 2 is 6, 2 plus nothing is 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 264। ऊपर सेंटीमीटर था तो नीचे भी सेंटीमीटर ही आएगा, तो हमारा सर्कमफरेंस आ गया। ठीक है, इजी। इफ यू विश आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, अभी मैं दूसरे फॉर्मूले से करवाता हूँ। ओके, अभी सेकंड फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। 264 आंसर आता है कि नहीं, वी आर गोइंग टू चेक नाउ। सेकंड फॉर्मूला सर्कमफरेंस का था, C इज इक्वल टू पाई d। मान लो कि किसी रीजन की वजह से हमें रेडियस नहीं दिया गया, सीधा डायमीटर दिया गया है, तो उस केस में हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे। सो C इज इक्वल टू पाई d, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 7 1 7, 1 and 4 14 is left, so 7 2 14 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे 22 into 12 फिर से कर लो, 22 into 12, सबसे पहले वंस प्लेस 2 2 4, 2 2 4, उसके बाद टेंस प्लेस का 0, 1 2 2, 1 2 2, एडिशन करो, 4 plus 0 4, 4 plus 2 6 and 2 plus nothing 2, it is 264। यहाँ पे 84 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर, मतलब हम सही जा रहे हैं। समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 13 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है उसमें। आई विश कि वो आप खुद से कोशिश करो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर आपने सही से वीडियो देखा है, सही से सब कुछ समझा है, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, सो डू इट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, डोंट वरी अबाउट इट। सर है, सर को पूछ लो कि सर ये बात समझ में नहीं आई थी, प्लीज टीच अस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर 13 होता है कंप्लीट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ये सारे चैप्टर जो हमने कवर अप किए अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।